नमस्कार, मैं हूँ मनविंदर। आप सभी राष्ट्रवादियों का एमबीए नेटवर्क में एक बार फिर से बहुत-बहुत स्वागत है और मेरे साथ जुड़ गए हैं, आप देख रहे हैं साथ वाली विंडो में आदित्य सत्संगी जी। बहुत स्वागत है आदित्य जी। नमस्कार, आपको आपके दर्शकों को वापस बुलाने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। तो बात करते हैं, क्या इसरो अपना साम्राज्य समेट रहा है या फिर पर्दे के पीछे चीन और महाशक्तियों को बर्बाद करने का कोई ऐसा खौफनाक मास्टर प्लान चल रहा है जिसकी भनक दुनिया की सबसे बड़ी जासूसी एजेंसीज को भी नहीं लगी। आज सन्नाटा बेंगलोर की गलियों में नहीं है, बल्कि पेंटागन के गलियारों में है। उनकी ये सोच करके नींद उड़ रही है कि जिस इसरो ने दशकों की मेहनत से 120 टॉप सीक्रेट तकनीकें बनाई, उन्हें रातों रात प्राइवेट कंपनियों के हवाले क्यों कर दिया गया। अमेरिका की जो सबसे खूंखार डिफेंस एजेंसी एनआरओ, जो सीआईए के लिए जासूसी सैटेलाइट चलाती है, वो आज भारत के युवा स्टार्टर्स के दरवाजे पर लाइन लगा के क्यों खड़ी है। अब देखिए, रूस, उसकी जो हालत है, अच्छी हालत नहीं कही जा सकती। यूरोप, उसके रॉकेट कबाड़ बन गए हैं। चीन के सैटेलाइट को तो दुनिया अछूत मान रही है। तो $44 बिलियन का खजाना सीधा भारत की तिजोरी में गिरने वाला है। आज की चर्चा इसी स्पेस वॉर और भारत के रैपिड रिस्पॉन्स मिलिट्री बैकअप पर है। इन गहरे रहस्यों की परतें खोलेंगे रणनीतिक मामलों के विशेषज्ञ आदित्य सत्संगी जी। आदित्य जी, इसरो अपनी 120 टॉप सीक्रेट टेक्निक प्राइवेट कंपनियों को क्यों दे रहा है? क्या ये अपनी जिम्मेदारी कम करना है या फिर युद्ध के समय रैपिड रिस्पॉन्स के लिए एक प्राइवेट मिलिट्री स्पेस फोर्स तैयार करना है? जैसे अमेरिका की स्ट्रेटेजिक 7 फोर्सेस होती है, उसमें से एक है स्ट्रेटेजिक स्पेस फोर्स। और भारत में आपने देखा होगा अभी इकोनॉमिक टाइम्स के समिट में प्रधानमंत्री मोदी ने बड़ी अच्छी बात बोली, परफॉर्मेंस लिंक्ड पनिशमेंट। आपने देखा होगा, सुना होगा। वो बड़ी भयंकर लाइन थी वो। मैंने कभी सोचा नहीं था कि क्या बात कर रहे हैं मोदी जी। देखिए, जी, हम लोग कभी-कभी ना, अभी जैसे किसी का फ्रिज खराब हो गया तो मोदी जी की प्रॉब्लम है। किसी का बिजली चली गई, मोदी जी की प्रॉब्लम है। ऐसे क्रिटिसाइज हम लोग वो सब चीजें एक्सपेक्ट करते हैं जो कि सरकार का काम ही नहीं होता है। लोगों को देखिए, स्टेट गवर्नमेंट होती है, फिर लोकल कॉर्पोरेटर्स होते हैं, फिर लोकल मेयर होता है सिटी का। इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है लोकल प्रॉब्लम्स को देखना। तो अगर कोई शहर में काम नहीं हो रहा है तो इन लोगों को पूछना चाहिए लोगों को। मोदी जी का काम थोड़ा अलग लेवल का होता है। प्रधानमंत्री और भारत का काम होता है देश के लेवल में, पॉलिसी मेकिंग में होता है, जिसपे लॉज पास होते हैं, फिर उस पर बात होती है। कभी कभी हम लोग भी अपनी बेचैनी में कुछ बोल देते हैं और उसके लिए तो बाद में हमको शर्मिंदा होना पड़ता है, भाई उन्होंने ऑलरेडी सोचा हुआ होगा। जी, तो जब मैंने वो लाइन सुनी उनसे, परफॉर्मेंस लिंक्ड पनिशमेंट, पहले की सरकारों में क्या होता था कि अगर आप जरूरत से ज्यादा प्रोड्यूस करते हैं और अच्छा प्रोड्यूस करते हैं तो आपको आपको फाइन देना पड़ता था। तो जो मैन्युफैक्चरर्स थे, अपना सामान को फेंकना पड़ता था कुछ ज्यादा क्वालिटी का, क्योंकि सारी पुरानी गवर्नमेंट्स करप्ट थी। अब अब ये स्पेस का जमाना है। अब जैसे आपने देखा होगा कि अमेरिका में नासा भी प्राइवेटाइज, मतलब अभी अमेरिका का स्पेस प्रोग्राम स्पेस एक्स रन करता है, नासा नहीं रन करता। नासा का काम होता है टेक्नोलॉजीज बनाना और देना। तो ये बहुत ही अच्छा काम किया उन्होंने। शायद ये एचएएल को भी फॉलो करना चाहिए कि इसरो का काम है स्पेस मिशंस को अंजाम देना, मून मिशन के बारे में प्लान करना, स्पेस स्टेशन बनाना। लेकिन जो रॉकेट्स जैसे जो कंपोनेंट्स हैं, भारत में 140 से ज्यादा स्पेस कंपनीज हैं। तो उनको अगर हैंड ओवर कर देंगे तो अच्छे सस्ते रॉकेट्स बनाएंगे और ड्यूरेबल रॉकेट्स बनाएंगे। और इसरो का काम होगा उसमें अपनी टेक्नोलॉजीज को लॉन्च करना। तो इसरो ने बहुत ही अच्छा काम किया। आई थिंक डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के अंडर काम किया, इन स्पेस उसके अंडर काम किया है उन्होंने, कि वेयर दे आर हैंडिंग ओवर द बेसिक पीएसएलवी रॉकेट सिस्टम, जीएसएलवी रॉकेट सिस्टम टू थर्ड पार्टीज। आपको पता ही है कि एक और चीज उन्होंने बात करी कि रिमोट मैपिंग के लिए भी, रिमोट सेंसिंग मैपिंग के लिए भी, जियो स्पेशल मैपिंग के लिए भी भारत को फॉरेन के लोगों को परमिशन होती थी, भारत के लोगों को परमिशन नहीं होती थी। तो अब नाउ विद दिस सिस्टम, अब भारतीय एंटरप्रेन्योर्स
अब देखिए, बंगाल में एक स्पेस लॉन्च हुआ है, स्पेस सिस्टम लॉन्च हुआ है, एक एरोस्पेस कंपनी, कर्नाटक में 2, आंध्र प्रदेश में 3, ऐसे करके 140। स्काई रूट के बारे में हमने देख ही लिया था थोड़े दिनों पहले। दी पर कॉस्ट लॉन्च ऑफ, अगर हम पर किलोग्राम लॉन्च कॉस्ट देखते हैं, स्पेस एक्स चीपेस्ट है, $3,500 पर किलोग्राम। और भारत का इसरो इज एक्सपेंसिव, $13,000 पर किलोग्राम। तो बहुत ही महंगा हो गया। इस स्केल को कोई भी सरकारी एजेंसी मीट नहीं कर सकती। उसको पेंशन भी देनी है, किसी को निकाल भी नहीं सकते जॉब से, और प्लस 100 से ज्यादा इसरो के साइंटिस्ट वर लीविंग फॉर प्राइवेट कंपनीज। और अजीत डोभाल जी जब पहुंचे तो विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर में जो करप्शन चल रहा था, आपको याद होगा कि इस साल की शुरुआत में और फिर लास्ट ईयर के टुवर्ड्स एंड कितने हमारे 2 पीएसएलवी रॉकेट लॉन्च फेल हो गए, जिसमें कि एनएएस सैटेलाइट्स थे जो कि भारतीय सिक्योरिटी के लिए बहुत अच्छे। अब इस सिस्टम के बाद अब जो इन्होंने उसको डाइवर्सिफाई किया है, अब देखिएगा सारे लॉन्चेस ऑन शेड्यूल हो जाएंगे, क्योंकि भारत को नाविक के एटलीस्ट 18 सैटेलाइट चाहिए इन द स्काई, और अभी सिर्फ 8 ही फंक्शनल है, उसमें से 4 आर वर्किंग ऑन डिमिनिश्ड कैपेसिटी। उड़ रहे हैं, काम कर रहे हैं, लेकिन डिमिनिश्ड कैपेसिटी, पूरी कैपेसिटी नहीं है। तो अब विद द प्राइवेट पार्टिसिपेशन अब ये काम बहुत ही आसान हो जाएगा, और भारत के पास 100 चॉइसेस होंगी, और पूरी दुनिया स्पेस लॉन्च के लिए भारत के पास आने वाली है। अमेरिका में 1 स्पेस एक्स है, भारत में 10 स्पेस एक्स बनने वाली है, इंक्लूडिंग रॉकेट्स। और ये काम चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी भी नहीं कर पाई, ये काम किसी और भी देश के नहीं कर पाए। भारत इज एबल टू डू इट, और ये भारत विल बिकम द स्पेस पावर हाउस। आपको याद है आर्यभट्ट से लेके अब तक हमने पूरे विश्व को शून्य भी दिया है, और जी हमारे पुराणों में स्पेस के बारे में पूरा ज्ञान भी है ना। तो हमारे शास्त्रों में भी ज्ञान है, और हम उसको अपने टैलेंट के थ्रू कंप्लीट भी कर रहे हैं। और दुनिया भर में जो बेस्ट रॉकेट साइंटिस्ट आर इंडियन, पहले भी इंडियन थे, आज भी इंडियन है। प्रोपल्शन, रॉकेटरी, हमारा कोई बराबरी नहीं कर सकता दुनिया में। इसके लिए बहुत पेशेंस चाहिए होता है, इसके लिए बहुत आपको परसिवरेंस चाहिए होता है, बहुत ज़्यादा, बिकॉज एक छोटी सी मिस्टेक कैन टर्न इनटू डिजास्टर। तो ये बहुत ही अच्छा मूव है सरकार का, और जो लोग इसको अपोज कर रहे हैं उनको एक्चुअली स्पेस के बारे में कुछ पता नहीं है, क्योंकि जब तक ये प्राइवेटाइजेशन नहीं होगा, भारत कैन नॉट इमर्ज एज ए लो कॉस्ट लॉन्चर। अब कोई भारत आता है तो उसको 10 कंपनी से चूज करना पड़ेगा, इससे इसरो भी होगा, और चूज कर सकता है, स्काई रूट को चूज कर सकता है, स्काई, ऐसे करके बहुत सारी कंपनीज है। इनफैक्ट आई एम वेरी इम्प्रेस्ड बाय द वन कंपनी इन बंगाल जो कि रीयूजेबल रॉकेट्स पे काम करेगी। आदित्य ममता जी, के जाते ही देखिए कितना अच्छा काम हो गया। बिल्कुल बिल्कुल। और आदित्य जी, क्या भारत का ये कदम सीधे तौर पे ड्रैगन के स्पेस डोमिनेंस को खत्म करने का कोई खौफनाक मास्टर प्लान है, जिससे जासूसी जो एजेंसियां हैं, वो भी अनजान है, उन्हें भी पता नहीं चला कि यहाँ हो क्या गया? देखिए, ड्रैगन कभी भी स्पेस में भारत का कॉम्पिटिटर नहीं है। चाइना वॉज नेवर कॉम्पिटिटर ऑफ भारत इन द स्पेस। भारत का कॉम्पिटिटर था यूरोपियन स्पेस एजेंसी एंड अमेरिकन नासा। इसलिए आपने देखा होगा नासा हमेशा तारीफ करता रहता है, क्योंकि सारे साइंटिस्ट उसके भारतीय हैं। अब वो सारे साइंटिस्ट भारत में काम करेंगे उसी सैलरी पे, तो उसी सैलरी में भारत में काम, अब वो सैलरी इसरो तो दे नहीं सकता, प्राइवेट जी। सेक्टर से आएगा। ठीक है, और मेरिट बेस होता है ये मिशन मेरिट बेस होते हैं कि कोई भी लॉस नहीं करना चाहेगा। तो भारत की सॉल्यूशन ही है ये प्राइवेटाइजेशन, और कुछ नहीं। और आदित्य जी, पेंटागन और एनआरओ आज बेंगलुरु के स्टार्टअप्स के बाहर लाइन लगा के देखिए खड़े हैं। उन भारतीय लड़कों में ऐसा कौन सा खुफिया कैमरा बनाया है जिसके आगे मस्क का स्पेस एक्स भी फीका पड़ रहा है? वो जो स्पेस कैमरा है, इट कैन कैप्चर नैनो पार्टिकल्स। ये है जी। टेक्नोलॉजी। नैनो पार्टिकल्स मतलब जो आपको आंखों से नहीं दिखते, यू नो, पॉइंट जो 9 10 to the power 9 जीरोस के नीचे वो ऑपरेट करते हैं। तो सब एटॉमिक पार्टिकल्स पे भी वो देख सकते हैं। तो इस तरह के कैमरास जो है, आप सोचिए कितना झूठ बोला था इन्होंने मून लैंडिंग के लिए। वो कैमरा जिससे आप 2 किलोमीटर की पतंग की पिक्चर नहीं निकाल पाओगे,
उससे वो चंद्रमा की पिक्चर निकालने गए थे। झूठ की भी हद होती है। तो ये रियल कैमराज हैं। इसका साइज भी छोटा है, टेक्नोलॉजी भी बहुत एडवांस्ड है, और कौन से सेंसर्स यूज किए मैं बता नहीं सकता हूँ आपको, बिकॉज इट इज प्राइवेट टू दोज पीपल। बट जो या सेंसर्स यूज किए हैं दैट इज यूनिकली इंडियन है। और बड़ी मतलब बोलते हैं ना वो जुगाड़ू वर्ड है। मतलब इनोवेशन इंग्लिश में बोलते हैं, यहाँ पे इनोवेशन सुनते ही भारी लगता है। इनोवेशन, अरे भाई क्या कार की बात कर रहे हो, क्या बात कर रहे हो? जुगाड़ू बोलते ही समझ आ जाता है, यस ये है टेक्निक। एंड टेक्नोलॉजी सारी इंक्रीमेंट्स में बनती है, कभी भी फुल नहीं बनती कभी भी। तो पहली बार अब भारत को टेक्नोलॉजी लाइफ साइकिल समझ में आ रहा है। हम लोग तो टेक्नोलॉजी वर्ल्ड से हैं, तो हम लोगों को अमेरिका में टेक्नोलॉजी का लाइफ साइकिल पता लगता है कि कैसे लाइफ साइकिल ऑपरेट करती है। ऐसा नहीं कि अमेरिका भी एक दिन में सब कुछ बना देता है। टेक्स्ट टू स्पीच से लेके स्पीच टू टेक्स्ट बहुत अंतर होता है दोनों में। स्पीच टू टेक्स्ट इज इजी, टेक्स्ट टू स्पीच इज वेरी डिफिकल्ट। अब जाके मास्टर हुआ है, फिर भी पूरी तरह से मास्टर नहीं हुआ है, अभी भी एरर्स है। तो साल लगते हैं। आईबीएम रिसर्च इस पे कितने सालों से काम कर रहा है। नाउ विद द एआई एंड अदर थिंग्स दे आर एबल टू डू मच मोर बेटर वर्क। ये तो आज भी आपका एक्सेंट हमारा एक्सेंट नहीं समझता एआई। और $44 बिलियन का खजाना, माय गॉड! क्या भारत ने जानबूझ करके दुनिया का कहना चाहिए कि मजबूरी का फायदा उठा करके एक पूरा जाल बिछाया है, जिसमें देखिए अब हम बात कर रहे हैं कि एलन मस्क भी फंस गए हैं। देखिए, एलॉन मस्क का स्टारलिंक इज ए वेरी क्रूड प्रोजेक्ट। अब जो भारत लॉन्च करेगा, देखिए इनोवेशन में कोई भारतीय के बराबरी नहीं कर सकता। देखिए 2014 से पहले था मुस्लिम रेट ऑफ ग्रोथ, अब आ रहा है हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ, शिवाजी महाराज वाला। आप शिवाजी महाराज के समय से देखिए उन्होंने कितना ज्यादा टेक्नोलॉजी में इनोवेट किया, कितना ज्यादा। मुरुड जंजीरा में किला बनाना इट्स ए माइंड ब्लोइंग थिंग, है ना। महाराष्ट्र में बड़ी बड़ी जो छपकिलियां होती है घोर पकड़, उससे ऊपर चढ़ जाना, ये तो कोई भी नहीं कर सकता। अब देखिए सेम इनोवेशन इज बीइंग यूज्ड बाय आवर यंगस्टर्स। आई एम सो प्राउड ऑफ देम, सो प्राउड ऑफ देम, कि स्काई रूट में कंपोजिट मटेरियल से बनाया है। मतलब 3D प्रिंटेड रॉकेट्स, 3D प्रिंटेड इंजन, मतलब मास स्केल के तैयार हो गए। तो इंडिया विल बिकम द लॉन्च व्हीकल फॉर रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। और मोदी जी का जो ड्रीम था, एक दिन अमेरिकन भारत का वीजा के लिए लाइन लगाएंगे। तो हम लोगों को, मैं तो चाहता हूँ कि हमारा यूथ है और हमारे जो भारतीय लोग हैं, अब फॉरेन को देखना बंद कर दे एज ए वैलिडेशन। हमारा समय अलग था, हम लोगों के पास कोई अपॉर्चुनिटीज नहीं होती थी। अगर वही समय आज होता तो हम सब लोग भारत में बनाते कुछ ना कुछ। इसीलिए सब बोलते हैं ना कि ये जो एज चल रही है, ये मोदी जी की एज है। आपने बोला ना कि हमारे ज़माने में, सही कह रहे हैं बिल्कुल आप। और क्या भारत सरकार चुपचाप से कोई ऐसा बैकअप भी बना रही है कि अगर दुश्मन हमारी सैटेलाइट गिरा दे, तो हम 72 घंटों में नया रॉकेट अंतरिक्ष दाग सके? वो ऑलरेडी भारत सरकार के बहुत सारे बैकअप प्लान्स रहते हैं। देखिए भारतीय डिफेंस प्लानर्स आर माइंड ब्लोइंग। ये पूरी दुनिया को मालूम है, इनसे पंगा मत लेना, लड़ने मत जाना। आप यहाँ पे रिजीम चेंजिंग कोशिश कर सकते हो, चर्च के गेम्स चला सकते हो, कन्वर्ट करने की कोशिश कर सकते हो, लेकिन लड़ने मत कभी भी, है ना। तो उनको मालूम है, क्योंकि द बेस्ट फाइटर्स आर द हिंदू फाइटर्स, बेस्ट फाइटर्स इन द वर्ल्ड। पीठ नहीं दिखाते हम। हमारे गीता में लिखा है ना, युद्धे च पलायनम। हम नहीं दिखाएंगे पीठ, हम सीधा लड़ते हैं, पीठ नहीं दिखाएंगे कभी, भागेंगे नहीं रणभूमि से, क्योंकि कायरता होती है, नरक जाते हैं। तो ये जो डू और डाई स्पिरिट है, हम लोग कभी क्या होता है ना, हम लोग अपने भारतीयों को इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस देते नहीं, अपने आप को नहीं देते, हमेशा अपनी गलतियां ढूंढते हैं। कभी कभी हमको अपनी अच्छाई भी ढूंढनी चाहिए, कि भाई हमें क्या अच्छा है। जैसे हम अपनी पीठ खुद थपथपाएं, वो किसी की जरूरत नहीं है। भाई अच्छा काम किया आपने, आज आदित्य थोड़ा अच्छा काम किया, पीठ अपनी थपथपा ली, वो बहुत जरूरी है। क्योंकि एनकरेजमेंट कोई दे ना दे, हमको आपस में एनकरेजमेंट जरूर करना चाहिए। जैसे कि एक कोई भी एक हिंदू परिवार हो, दूसरे सनातनी परिवार को जरूर एनकरेज करे। कोई हमारे सिख भाई बहन हो, उनको एनकरेज करें, सिख हिंदुओं को एनकरेज करें, क्योंकि एक ही परिवार है। ये जब हम लोग करते हैं तो दुनिया हमारी तरफ देखती है। अब देखिए स्पेस का रिसर्च है, मैं आपको बड़ा इंटरेस्टिंग बात स्टोरी बताता हूँ। जी। नासा में जब एक प्रोजेक्ट चल रहा था चंद्रमा की साउथ पोल के बारे में, और वो लोग सोच रहे थे कौन जा सकता है वहां पे, क्योंकि चंद्रमा का एक ही फेस दिखाई देता है आपको, जिसके लोग नॉर्थ बोलते हैं।
चंद्रमा घूमता हुआ नहीं दिखाई देता, स्टेबल दिखाई देता है। और अभी थ्योरीज आ रही है कि चंद्रमा हॉलो भी हो सकता है। हमारे पुराणों में लिखा हुआ है चंद्रमा पे आप इसे लाइक ए बैरोमीटर, कि वहां पे आपको दिखता है कि अमृत कितना है, अमृत कितना घट रहा है, एकादशी टू एकादशी, है ना, चलता है। लेकिन अब जो, तो भारत ने साउथ पोल में जाके लैंड किया ऐसे बोला जाता है। लेकिन जो अब एडवांस जो साइंस आई है कि चंद्रमा को रिफ्लेक्शन के जैसा भी यूज किया जा सकता है, क्योंकि लिक्विड है वो, तो उसका जो मटेरियल है उसको रिफ्लेक्ट, तो अब उस टेक्नोलॉजी पे भी लोग अब काम करना शुरू करे हैं। तो वो भारत की एक यूनिक देन है। सो नाउ मुझे तो नहीं लगता कि कोई भी कंट्री कैच कर पाएगा, क्योंकि सबके इधर सरकारें इन्वॉल्व है। और प्राइवेट सेक्टर में जैसे भारत में आ गया, तो आप सोचिए कि हम कितने स्पेस स्टार्टअप बनाने वाले हैं। मुझे तो लगता है कि हर स्टेट में 2 स्टार्टअप्स बनने वाले हैं स्पेस में। इसका जो एनुअल रेवेन्यूज है, आपने $44 बिलियन बोला, जी। एनुअल स्पेस लॉन्च रेवेन्यूज, सैटेलाइट मेकिंग ऑल्सो, अगर हम कंबाइन करें तो इस $500 बिलियन इंडस्ट्री, $500 बिलियन की इंडस्ट्री, सॉरी $500 ट्रिलियन इंडस्ट्री। अभी तक स्पेस एक्स ही कॉर्नर करके रखा हुआ था, और उसने स्पेस को पॉल्यूट कर दिया इतने सारे सैटेलाइट लगा के। और ये कितना डम मॉडल है, सब लाइन में उड़ रहे हैं एक साथ। अब एक लाइन में उड़ रहे हैं तो सिग्नल्स का क्या होगा, तो कितनी लाइन बनानी पड़ेगी, जरूरत ही नहीं। और अगर आप सोचिए, आप उसको एनालॉगली डायगनली प्लेस करते हैं, डायमंड फॉर्मेशन में चलाते हैं किसी भी सैटेलाइट को, तो देयर इज अ मोर रीच। तो तो अब ये मेरा आइडियाज है, ठीक है, तो इसमें किसी और कॉपी नहीं किया मैंने। तो जी। कितना रीच है उसमें डायमंड फॉर्मेशन। तो इस तरह की इनोवेशन अगर हम सोचें, और ये आइडिया मुझे कहाँ से आया, महाभारत के व्यू को देख के, व्यू जो होता है ना, मकर व्यू हो गया, वाघ व्यू हो गया, अर्धचंद्राकार व्यू हो गया, चंद्रकार व्यू हो गया, और या फिर पूरा मंडल व्यू हो गया, जैसे जैसे फसल। तो इस तरह के व्यू को देख के अगर हम चलाएं, तो यू कैन हैव मच बेटर रीच आउट। वो तो डम जैसा बना दिया, एक लाइन में उड़ते हैं सारे सैटेलाइट, 100 के 100, 300 ऐसे, एक लाइन ऐसे क्रॉस करी, एक लाइन ऐसे क्रॉस करी। तो तो एलोन मस्क का कोई जमाना अब चला गया। एलोन मस्क इज लकी कि यूएस रिजर्व करेंसी डॉलर में। सी, एलोन मस्क इज अ वेरी इनोवेटिव पर्सन, आई रियली अप्रिशिएट। उसके लड़के का नाम भी चंद्रशेखर है, बाय द वे। एक लड़की का नाम, उसके 11 बच्चे हैं, शायद 11 13। सो बट बट स्टिल वो भारतीय इनोवेशन को मैच नहीं कर सकता। दे वर थ्राइविंग ऑन द यूएस रिजर्व करेंसी। अब भारत को ऐसी टेक्निक लगानी पड़ेगी मोदी जी को, कि all these space startups or any startup world easily able to raise money within India, क्योंकि कल रहे डॉलर रहे या ना रहे, ये किसी को पता नहीं। और नहीं, डॉलर की कुछ वाट कोई लोग नहीं लगा रहा है, अमेरिकन लगा रहे हैं, कोई दूसरा मैं देश वही नहीं कर रहा वही मेरा मतलब था। है। हाँ, और कुछ लोगों को ये गलतफ़हमी है कि इसरो ने शायद से जो है घुटने टेक दिए हैं, लेकिन ये तो दुनिया को ही घुटनों में लाने की तैयारी हो गई ना। मैं फिर से उसी बात पर आ रही हूँ। मतलब 120 टेक्निक जो है रातों-रात प्राइवेट हाथों में दी। अब ये चीज़ मैं समझना चाहती हूँ कि क्या ये कोई बड़े स्पेस वॉर की आहट है? सारे वॉर स्पेस के होने वाले हैं। इनफैक्ट पूरा का पूरा इंटरनेट ही स्पेस की तरफ मुड़ रहा है ना। और जैसे ही भारत ने जो क्वांटम कम्युनिकेशन की बात हो रही है, आपने देखा कि क्वांटम रेडियोज भारत ने 1000 किलोमीटर तक टेस्ट किए, अमेरिका ने सिर्फ 30 तक टेस्ट किए। डिफरेंस देखिए, है ना, 30 या 1000, कितना फर्क हो गया। तो ये सब उस तरफ जा रहा है। तो ये जो ईरान थ्रेटन करता है कि मैं इंटरनेट की लाइन काट दूंगा क्योंकि पूरा इंटरनेट उसमें चलता है, वो सब खत्म हो जाएगा फ्यू ईयर्स में। तो सारे जो चिप्स हैं विल बी सैटेलाइट एनेबल्ड, कम्युनिकेशन विल बी सैटेलाइट एनेबल्ड, सेलफोन टावर्स की भी जरूरत नहीं, जो ब्लैंक स्पॉट्स हैं वो भी खत्म हो जाएंगे, है ना। लेकिन साथ में उसके साथ अब दूसरा आ जाएगा टेक्नोलॉजी की, अब सैटेलाइट ही खत्म कर दो लोगों के। भारत उन 4 देशों में है जिसके पास कैपेसिटी है दूसरे के सैटेलाइट गिरा देने की, है ना। भारत चाहे तो एक ही लाइन में अमेरिका के सारे सैटेलाइट भी गिरा सकता है। तो इसीलिए भारत, अमेरिका ने तुरंत वो पैक्ट साइन कर लिया, वी विल नॉट अटैक ईच अदर स्पेस सैटेलाइट्स। अब अमेरिका के पैक्ट तो आज तक कोई ऐसी ट्रीटी नहीं है जो अमेरिका ने ब्रेक न की हो। तो जयशंकर जी का क्या स्टेटमेंट है, जी। वी डोंट ट्रस्ट एनीबॉडी,
इट्स एन एरा ऑफ नो ट्रस्ट एंड डाइवर्सिटी, है ना। तो अभी नो ट्रस्ट, तो भारत कोई ट्रस्ट नहीं करेगा, तो भारत भी, मेरे हिसाब से तो भारत की एग्रेसिव पॉलिसी होनी चाहिए। अगर हमारे देश के कुछ नुकसान होता है तो हम पहले फर्स्ट विल ब्रिंग डाउन द सैटेलाइट, और जिसका सैटेलाइट गिरेगा वो देश पहले नीचे जाएगा। आपके ड्रोन्स उड़ते हैं उसके ऊपर बेसिस पे नाउडेज, वो आपके नेविगेशन चलता है उसके ऊपर, आपके शिप्स विल मूव ऑन दैट बेसिस, है ना। तो वो सब चीज़ें बिकम, सैटेलाइट इज बिकम क्रूशल। और साथ में मुझे प्रॉब्लम क्या है, स्पेस पोल्यूशन का भी बहुत प्रॉब्लम है। तो अभी जो एक इंडिया की एक स्पेस स्टार्टअप है, बलून बेस्ड सैटेलाइट्स बना रही है, विच इज इवन रिमार्केबल, क्योंकि उसमें आप जब मर्जी उतार दो उसको नीचे। आपको याद होगा एक बलून बेस्ड सैटेलाइट जो है अमेरिकन एयर स्पेस में पूरा डायगोनली क्रॉस किया था चाइनीज। अब चाइनीज एक सैटेलाइट को कंट्रोल कर नहीं पा रहे, किसको कंट्रोल करेंगे फिर? जी। उनका गुब्बारा होता है ना, गुब्बारा उड़ता चला गया, बर्थडे गुब्बारा। और ये जो भारत का एक्ट है, आपने बात की अभी डोभाल साहब की, तो ये भी बताइए, चूँकि हर बार मैं एक बात ज़रूर बोलती हूँ जब हम हथियारों की बात करते हैं, तो किस-किस देश के हथियार जो है कबाड़ खाने में जाने वाले हैं? देखिए पुराने जितने भी हथियार थे, जो कि टैंक्स, ये सब अभी, देखिए टैंक्स को कोई रिप्लेस नहीं कर सकता ऑन द ग्राउंड वॉरफेयर, लेकिन उनको मारना बड़ा आसान हो गया है। आपने देखा यूक्रेन रशिया वॉर में देखा, और जी, यहाँ तक कि अभी तो जितने अटैक्स हो रहे हैं सारे ड्रोन्स के थ्रू ही हो रहे हैं, या हाइपरसोनिक मिसाइल्स के थ्रू हो रहे हैं। अब जो नेक्स्ट फ्रंटियर है कि उड़ती हुई मिसाइल की डायरेक्शन कैसे बदल दी जाए, दैट्स द मेन थिंग। कि उड़ती हुई कोई मिसाइल आ रही है, उसकी डायरेक्शन आपने बदल दी सॉफ्टवेयर के थ्रू, तो दैट विल बिकम द मेन थिंग। उसके लिए सैटेलाइट्स की बहुत जरूरत पड़ेगी, बिकॉज सैटेलाइट सी फ्रॉम टॉप, हम लोग देखते हैं नीचे से। तो जब आप ऊपर से देखते हैं तो देयर विल बी सम, जो रेडिएशन मिसाइल्स हैं वो जो कि रडार्स पे आक्रमण करती हैं, दैट विल बी डन मोस्टली बाय सैटेलाइट्स। अब ये टेस्टिंग चल रही होगी। तो इसलिए बहुत सारे हथियार जो हम पहले जो बड़ा मजबूर समझते थे, दे आर गोइंग ओवर। जैसे कि महंगे 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 जो तोप थे, हेलीकॉप्टर गनशिप्स थे, वो सब का कोई वैल्यू नहीं रहेगा थोड़े दिनों में। दे विल बी नीडेड स्टिल, लेकिन उनका बहुत सारा काम ड्रोन्स के थ्रू रिप्लेस किया जा सकता है। बहुत बड़ी बात की आपने आदित्य जी। और देखिए, रूस जैसा कि आप बता रहे हैं बर्बाद हो चुका है, यूरोप के नहीं, मैंने रॉकेट ये नहीं बिल्कुल बोला रूस कबाड़ हो गए बर्बाद हो हैं। चुका है, मैंने, आपने बोला। यूरोप के जो रॉकेट है बिल्कुल कबाड़ होने को है, और चीन के भी ऑलमोस्ट यही हाल है। चीन को तो हमने देखा है ना, देखिए जिस समय ऑप सिंदूर हुआ, उस समय क्या हालत थी। हमारी जो फौज थी, हमारे जो उस समय मिसाइलें थी, किसी को वो डिटेक्ट कर पाया क्या? तो ये क्या बताता है? देखिए रशियन मैथमेटिक्स, और मैंने तो रशियन मैथमेटिकल फिजिक्स बहुत पढ़ी है, दे आर सुपर। और और रशियंस के जितने भी वेपन्स होते हैं, चाहे वो वॉर के लिए बने हैं, युद्ध के लिए। अमेरिकन यूरोपियन वेपन्स बने असैसिनेशन के लिए, दोनों फर्क होता है। असैसिनेशन में आप एक आदमी को मारते हो, रशियन वेपन्स आर विलिंग टू किल द एंटायर पॉपुलेशन, समझे। तो रशिया ने आज ही, पुतिन ने टेस्ट किया है हाइपरसोनिक लॉन्ग रेंज मिसाइल सारमाट, जो हाइपरसोनिक है। मतलब ये कि नाउ रशियन मिसाइल्स कैन, मतलब उनकी एक मिसाइल कैन ब्रिंग डाउन द एंटायर स्टेट ऑफ न्यूयॉर्क। आप सोचिए कि भारत का कोई छोटा प्रांत होगा, उसके बराबर का पूरा एरिया, या आप सोचिए कि पूरा का पूरा पाकिस्तान का सिंधुस्तान खत्म। पाकिस्तान का नहीं है वैसे, हिंदुस्तान इंडिपेंडेंट है, मतलब उस टाइप का। पाकिस्तान का पंजाब प्रोविंस खत्म एक ही मिसाइल में। इस तरह का मिसाइल बनाया उन्होंने। तो रशियंस आर मेकिंग लॉट ऑफ एडवांसमेंट। हमारी फिलोसफी थोड़ा अलग है। हम लोग बनाते तो बहुत कुछ है, नहीं दिखाते कुछ नहीं है, विच इज़ वेरी गुड स्ट्रेटेजी ऑल्सो। एम्बिग्विटी अच्छी बात होती है, लेकिन रशियंस का वेपन सिस्टम्स आर वेरी गुड। अमेरिका टेस्ट कर करके थक गया, लेकिन उसके हाइपरसोनिक मिसाइल बनने को तैयार नहीं है। तो दे आर ट्राइंग टू पोच इसरो सैटेलाइट्स, इसरो के इंजीनियर्स। तो इसी को जाके अजीत डोभाल ने रोक दिया, और जी, ये पॉलिसी लेकर आ गए। अभी सब जो सैलरी के लिए छोड़ के जा रहे थे अमेरिका, जाएंगे नहीं।
ठीक कह रहे हैं आप, क्योंकि इस समय स्थिति ये है कि भारत के जो युवा स्टार्टअप्स हैं, उन्होंने मजबूर कर दिया कि उनके दरवाजे पे लाइन लग जाए। और वैसे कुछ यूथ ऐसे भी हैं भारत के, देखिए, जिनको लेकर के एक अजीब-सी, क्या कहें उसे, खुशबू कहें या बदबू कहें, भारत में फैल रही है। जगह-जगह उनकी पिटाई-ठुकाई हो रही है। दर्शक समझ गए होंगे कि मैं किसकी बात कर रही हूँ। एंड आदित्य जी, आपने मेरे शो के लिए समय निकाला, मेरे लिए समय निकाला और आपने तमाम विषयों पे विस्तार से जानकारी दी। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद, वंदे मातरम। वंदे मातरम।